हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट एक्सप्रेस पर। तो दोस्तों, आज ढाका बांग्लादेश से आई यह खबर सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए एक बैकअप कॉल बन चुकी है। जहां एक्टिविस्ट की मौत के बाद सड़कों पर आग, गुस्से और सवालों का तूफान देखने को मिल रहा है। ढाका की रात, सड़कों पर दुकानें, बिल्डिंग्स में आग, लोग भागते हुए, पुलिस की लाठीचार्ज और बीच में एक नाम, शरीफ उस्मान हादी। क्या ये एक्टिविस्ट की मौत से बांग्लादेश को सिविल अनरेस्ट की तरफ धकेल दिया है? क्या यह सिर्फ प्रोटेस्ट है या फिर एक बड़े पॉलिटिकल मेल्टडाउन की शुरुआत है? आज इस वीडियो में बात होगी, कौन था शरीफ उस्मान हादी, उसकी मौत के बाद ढाका में इतनी वायलेंस क्यों, सरकार का रिएक्शन क्या है और साउथ एशिया इंक्लूडिंग भारत के लिए इसका मतलब क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में एक सिंपल सी क्वेश्चन है जो शायद आपका नज़रिया बदल दे। तो कौन था शरीफ उस्मान हादी? बांग्लादेश में पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म का एक लंबा हिस्ट्री रहा है, लेकिन हर दौर में कुछ चेहरे सिंबल बन जाते हैं। शरीफ उस्मान हादी उन्हीं में से एक बनकर उभरा था। हादी एक यूथ एक्टिविस्ट माना जाता था जो करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और निष्पक्ष चुनाव जैसे इश्यू पर ओपनली बात करता था। सोशल मीडिया पर उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, जहां वो लाइव सेशन, शॉर्ट वीडियो और ग्राउंड से रिपोर्ट के थ्रू लोगों तक सीधा मैसेज पहुंचाता था। लोग उसे एक नो फिल्टर एक्टिविस्ट के रूप में देखते थे, जो पावर को चैलेंज करने से नहीं डरता था। और इसीलिए उसकी सडन डेथ्स ने सिर्फ उसके सपोर्टर्स को नहीं, बल्कि न्यूट्रल लोगों को भी शॉक कर दिया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब कोई एक्टिविस्ट या विसिल ब्लोअर सस्पिशियस सर्कमस्टेंस में मर जाता है तो लोगों का ट्रस्ट सिस्टम से ऑटोमेटिकली ही चला जाता है। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ था उस टाइम में? तो दोस्तों, पब्लिक परसेप्शन दूसरी तरफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे रेगुलर इंसिडेंट या रूटीन केस के रूप में दिखाने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड पर लोगों को लगा कि ये तो सच छुपाया जा रहा है या फिर इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब भी कोई पॉलिटिकल या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मर जाता है और सरकार साइड से क्लियर डिटेल्ड टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन अनाउंस नहीं होती, तो लोगों के दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। यहीं से शुरू हुआ गुस्सा, एतमादी और फिर धमाका। ढाका की सड़कें प्रोटेस्ट से वायलेंस तक। तो शरीफ उस्मान हादी की मौत की न्यूज़ आते ही ढाका के कई एरियाज में स्टूडेंट, एक्टिविस्ट और आम लोग सड़कों पर आ गए। सबसे पहले पीसफुल मार्च निकला। स्लोगन्स, प्लेकार्ड, कैंडल्स और डिमांड सिर्फ एक फेयर इन्वेस्टिगेशन। धीरे धीरे क्राउड बढ़ा, इमोशंस हाई हुए और फिर पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गया। रिपोर्ट्स और विजुअल के मुताबिक प्रोटेस्टर्स ने कई बिल्डिंग्स को आग लगा दी। कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट दोनों टारगेट बन गए। रोड्स पर टायर्स जलाए गए, ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट कोलैप्स हालत में हो चला गया। पुलिस ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस, लाठीचार्ज और कई जगह फायरिंग की। यह पॉइंट समझना ज़रूरी है। जब इमोशनल एंगर स्ट्रीट पर आता है तो बहुत ही मोटी लंबी लाइन होती है प्रोटेस्टर्स और राइटर के बीच। बांग्लादेश में लाइन क्लियरली क्रॉस हो गई। सरकार हाई अलर्ट पर चली गई। स्टेट का रिएक्शन, इतनी लार्ज स्केल अनरेस्ट के बाद गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो डायलॉग या तो हार्ड क्रैकडाउन। बांग्लादेश सरकार ने पहले स्ट्रॉन्ग स्टेप ये लिया। ढाका और कुछ दूसरे सेंसिटिव शहरों में हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स डिप्लॉय किया गया, चेक पॉइंट्स बढ़ा दिए गए और की लोकेशन, गवर्नमेंट ऑफिसेस, टीवी स्टेशंस, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स को टाइट सिक्योरिटी कवर दिया गया। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि अथॉरिटीज़ ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और पॉसिबल इंटरनेट रेस्ट्रिक्शन के ऑप्शंस पर भी सीरियसली सोचा, ताकि नैरेटिव को कंट्रोल किया जा सके। एक्टिविस्ट के एलिगेशन ये है कि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर
डिसेंट को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। यह एक टिपिकल पैटर्न है जो डेवलपिंग डेमोक्रेसीज में बार बार दिखाई देता है। दोस्तों, इस घटना को समझने के लिए हमें बांग्लादेश की रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री इग्नोर नहीं की जा सकती। वहाँ पर पिछले कुछ सालों में अपोजिशन स्पेस काफ़ी स्कीज हुआ है। इलेक्शंस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं और मीडिया फ्रीडम को लेकर भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कंसर्न्स रेज किया है। यूथ पॉपुलेशन फ्रस्ट्रेटेड है, जॉब लिमिटेड है, इन्फ्लेशन हाई है और ऊपर से पॉलिटिकल पोलराइजेशन। ऐसे इन्वायरमेंट में जब कोई स्ट्रॉन्ग यूथ एक्टिविस्ट उभर कर सिस्टम को चैलेंज करता है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं रहता बल्कि सिंबल बन जाता है। शरीफ उस्मान हादी भी एक सिंबल बन गए थे और सिंबल की डेथ अक्सर मूवमेंट को और एग्रेसिव बना देती है। यही रीज़न है कि हादी की मौत के बाद यह इशू नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट से निकलकर डेमोक्रेसी बनाम रिप्रेशन टाइप फेमिंग में शिफ्ट हो गया है। आम लोग क्या झेल रहे हैं? हर राइट, हर प्रोटेस्ट, हर आर्सन के बीच सबसे ज़्यादा प्राइस कौन पे करता है? आम आदमी। ढाका में रोज़ का काम चंदा करने वाले लोग, रिक्शा ड्राइवर्स, शॉपकीपर्स, ऑफिस एम्प्लॉय, उनका दिन भर का इनकम डिस्टर्ब हो गया। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड है और लोग जेन्युइन फियर के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं कि पता नहीं शाम तक सिचुएशन कैसी रहेगी। दूसरी तरफ जो लोग शरीफ उस्मान हादी को पर्सनली जानते थे, उनके लिए यह सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट नहीं, एक पर्सनल ट्रेजेडी है। उनके घर में शौक है लेकिन बाहर सड़कों पर उनके नाम के स्लोगन्स। यह कॉन्ट्रास्ट ही दिखाता है कि एक एक्टिविस्ट की डेथ का इम्पैक्ट कितने लेयर्स पर होता है, पर्सनल भी, पॉलिटिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। दोस्तों, बांग्लादेश की ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। साउथ एशिया, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या नेपाल, सब जगह कुछ कॉमन पैटर्न्स दिखाई देते हैं। यूथ एक्टिविज्म राइज पर है, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। जब सिस्टम लोगों की आवाज़ को प्रॉपरली वेंट नहीं होने देता तो प्रेशर कुकर इफेक्ट क्रिएट होता है और फिर बस एक स्पार्क चाहिए होता है। बांग्लादेश में वो स्पार्क शरीफ उस्मान हादी की मौत बन गई है। यह सिचुएशन एक रिमाइंडर है कि ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस ऑप्शनल लग्जरी नहीं, मस्ट है। फ्री मीडिया और इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसी भी डेमोक्रेसी की सेफ्टी वॉल्व होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पीसफुल प्रोटेस्ट का स्पेस जितना कम करोगे, वायलेंट रिएक्शन का चेंज उतना ही ज़्यादा हो जाता है। सवाल आपसे, आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि एक्टिविज्म, प्रोटेस्ट और डेमोक्रेसी सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस का टॉपिक नहीं बल्कि हम सबके फ्यूचर का कोर पार्ट है, तो फिर साइलेंट व्यूअर मत रहिए। कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके हिसाब से शरीफ उस्मान हादी जैसे एक्टिविस्ट की प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि साउथ एशिया गवर्नमेंट्स यूथ की वॉइस को ऑनेस्टली सुन रही है या सिर्फ मैनेज कर रही है? अगर आपको लगता है कि यह वीडियो ने आपके नए पर्सपेक्टिव दिया तो वीडियो को लाइक करें ताकि एल्गोरिदम इस टॉपिक को सप्रेस नहीं कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपके लिए भारत की कुछ ताज़ा खबरें भी लेकर आए हैं। तो भारत में घने कोहरे का असर, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फ्लाइट्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कई फ्लाइट्स और ट्रेन डिले कैंसिल होने की रिपोर्ट्स है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। SIR और कफ सिरप मुद्दे पर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी BBG राम जी बिल 2025 पास हो गया। सरकार के लिए एक अहम कानूनी एजेंडा क्लियर हुआ। रायपुर छत्तीसगढ़ में लगभग 2434 करोड़ के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस में ED की छापेमारी, कई लोकेशन पर एक्शन। राजस्थान के बूंदी में बजरी से भरा ट्रेलर कार पर पलटने से 4 लोगों की मौत और 1 के घायल होने की संभावना। इंडिया इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट आज के सेशन में सेंसेक्स लगभग 500 पॉइंट्स तक ऊपर गया और 84,900 85,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 भी
25,009 के ऊपर स्लिप होकर 26,000 के करीब दिखा। राष्ट्रीय राजनीति और पॉलिसी। उड़ीसा में प्रपोज्ड एमएलए सैलरी हाइक को लेकर बीजेपी एमएलएज ने सीएम से रिव्यू की मांग की। पब्लिक बैकलेस के बाद फिस्कल प्रायोरिटीज पर सवाल उठ रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में एमजी नरेगा को रिप्लेस करने वाले बिल को खिलाफ भी प्रोटेस्ट तेज। लोकसभा में महात्मा गांधी की लेगेसी का हवाला देते हुए विरोध जताया गया। सूडान के कोर्डोफान रीजन में आरएसएफ आर्टिलरी स्ट्राइक से कम 16 सिविलियंस की मौत। वहां के सिविल वार और वायलेंट हो रहा है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के लिए लगभग $105 बिलियन का नया लोन पैकेज अप्रूव किया, जिसमें फ्रोजन रशियन एसिड्स का इंटरनल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यूएस मिलिट्री में स्पेसिफिक ओशियन में 2 वेसल्स पर लेठाई काइनेटिक स्ट्राइक किए, जिससे 5 लोगों की मौत हुई। रीजनल टेंशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्राजील ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 भारत को ट्रांसफर करने का फैसला किया, जिससे इंडिया को मल्टीलेटरल लीडरशिप रोल को बूस्ट मिल रहा है। इंडिया यूएई के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन सेकेंड 2025 चल रही है, जिससे डिफेंस कोऑपरेशन मजबूत हो रहा है। डेली करंट अफेयर्स सोर्स के मुताबिक इंडिया अभी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में 3rd रैंक पर है, चाइना यूएस के बाद। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य खबरें। धन्यवाद।